तो आज का हमारा टॉपिक है जोजिला टनल। ये टनल कनेक्ट करेगा सोनमर्ग को द्रास से। सोनमर्ग जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में और द्रास जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अब यहां से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 1, पर ये साल के 12 महीना अवेलेबल नहीं रहता है, खुला नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। और जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाते हैं और माल सामान की हेराफेरी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे हाई टेंशन एरिया है, क्योंकि एलओसी रीजन बहुत क्लोज है। एलओसी रीजन क्लोज होने की वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं है। ऑल वेदर होनी चाहिए, जो नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, पर अभी उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। पर एक हिस्ट्री है जो आपका जानना जरूरी है। जब हमें आजादी मिली थी 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान ने पहली बार चढ़ाई की थी और ये चढ़ाई में पाकिस्तान ने ये रीजन को अपने कब्जे में ले लिया था। अब इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और एक्शन लिया और इस रीजन को वापस से हासिल किया। पर इसके बाद से यहाँ पे टेंशन पूरे रीजन में हर साल बना रहता है कि कहीं जंग हो जाएगा तो ये रीजन वापस से पाकिस्तान के कब्जे में ना चला जाए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पर ये टेंशन हमेशा रहती है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। तो ये दो बहुत बड़े पॉइंट थे। आई थिंक सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये टनल बन रहा है। पर ये टनल बनने के बाद क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पे एक बार टनल बन जाएगा तो क्या होगा कि आर्मी के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सब चीजें बहुत इजीली बन जाएगी। वहां पे गोला बारूद, रसद, खाना, फ्यूल, ये सब बहुत इजीली पहुंच पाएगा। और अगर कभी जंग हो जाती है तो उसके के अंदर क्या होगा कि जो आर्मी सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, सबसे फास्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, वही आर्मी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर इसके साथ साथ लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ये रीजन में नवंबर से मार्च तक कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से ट्रेड रुक जाता है या फिर बहुत कम ट्रेड हो पाता है। तो उसकी वजह से अगर ये टनल बन गया तो ये ट्रेड वापस से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वहां पे पैसों का फ्लो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लोगों की आम जिंदगी बेहतर बनेगी, उनके हाथ में पैसे रहेंगे, जमाखोरी कम होगी। जमाखोरी क्यों होती है कि जब सामान नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको जमा करते हो। लॉकडाउन में आपको सामान नहीं मिल रहा था, क्या कर रहे थे, एक एक महीने का सामान एक साथ इकट्ठा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस हाइक हो गए, कंपनीज ने इसका बेनिफिट लिया। तो यही चीज पूरे साल यहाँ पे होती है, हर साल यहाँ पे रिपीट होती है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पे जमाखोरी वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। अब इसके साथ साथ एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे विंटर गेम्स एंड विंटर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये टनल बनता है तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत इजीली मिलता है। तो अगर यहाँ से हम सपोर्ट करते हैं विंटर गेम्स को तो विंटर ओलंपिक्स भी क्या पता शायद हो जाए फ्यूचर में। पर वहां के प्लेयर्स को इतनी, वहां के लोकल्स को इतनी, उनके लिए आम बात है। एक चीज समझिए, 16,000 फीट, 17,000 फीट, 20,000 फीट पे रहना बहुत ये इजी नहीं है। वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, प्लस ऑक्सीजन हवा बहुत पतली होती है, तो वहां पे ब्रीथ करना और वहां पे खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर लोकल्स के लिए ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वहां पे बड़े हुए हैं, वहां पे पैदा हुए हैं और वहां पे खेले हुए हैं, तो वो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है विंटर गेम्स की, अगर हमने सही स्ट्रेटेजी लगाई तो मैं कह रहा हूं कि ये हो सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज है कि टूरिज्म स्पॉट भी बढ़ेगा। अगर ये टनल बनती है तो ये 2 चरण में होगा। पहला चरण होगा जहां पे ये टनल बनेगा जो 14.15 किलोमीटर में होगा, जो बनने के बाद एशिया का नंबर 1 टनल बन जाएगा। और दूसरा चरण रहेगा वहां पे, इसके साथ साथ ही बनेगा हालांकि, पर दूसरे चरण में होगा क्या कि वहां पे अप्रोच रोड बनेगा जो 18 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये जो 18 किलोमीटर लंबा है, वहां पे नितिन गडकरी जी ने लास्ट इनॉग्रेशन में इन्होंने ये कहा था कि अगर हम यहाँ पे ढूंढे तो 5 या 6 ऐसी आप टूरिज्म स्पॉट डेवलप कर सकते हैं, जहां पे आप रिसोर्ट्स बनाइए, प्राइवेट पार्टीज को इनवाइट कीजिए, वहां पे फूड कोर्ट्स बनाइए, वहां पे टूरिज्म स्पॉट डेवलप कीजिए, ताकि आम जनता जो कश्मीर या लेह लद्दाख से बिलोंग नहीं करती है वो वहां पे घूमने जाए और वहां पे ये मौसम का लुत्फ उठाए। तो वहां पे क्या होगा, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां पे पैसे आएंगे, लोगों की आम जिंदगी बेहतर बनेगी और आम सामान पहुंचने लगेगा और उससे वहां की जो इकोनॉमी है वो अचानक से बूस्ट हो जाएगी।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ जब ये अपॉर्चुनिटी टूरिज्म का बढ़ेगा तो लोगों की स्किल बढ़ेगी, लोकल्स की स्किल बढ़ेगी, तो वहां पे इनकम के पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस टनल। देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डिस्कशन में आया था 1997 में। अब देखिए 1997 में इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट का प्रस्तावना रखा कि ऐसा एक टनल बनाया जाना चाहिए और इससे मोबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। पर 2005 तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। फिर 2008 में इसके ऊपर ये डिस्कशन चालू हुआ कि इसका डीपीआर एटलीस्ट बनना चाहिए और 2013 में फाइनली ये डीपीआर बन के रेडी हुआ। अब डीपीआर क्या होता है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहां पे आपको पूरे टेंडर में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ ये टेंडर के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे क्या बेनिफिट होंगे ये भी इसके अंदर बताया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब डीपीआर कोई भी प्रोजेक्ट का रेडी होता है उसके बाद टेंडर इश्यू होता है। यहां पे भी ड्रामा खत्म नहीं होता है। यहां पे 6 बार टेंडर इश्यू किया गया और 6 बार इसको निरस्त किया गया। देखिए 2014 में ही सिर्फ 2 बार इसका टेंडर इश्यू किया गया और फिर 2015 में तीसरी बार। और तीनों ही बार क्या होता है, ये पीपीपी मॉडल पे ये डाला जाता है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी अपने पैसे से बनाती है और वो पैसा रिकवर करने के लिए हमसे टोल लिया जाता है। तो वो टोल चाहे 20 साल 30 साल, वो जिस तरीके से टेंडर में कंडीशंस मेंशन की गई होती है तब तक वो ले सकते हैं। फिर कंपनी चेंज होती है, बिडिंग प्रोसेस होता है और जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है अगले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए फिर वो टोल वसूल करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि 2015 तक एक पार्टी आती है जिसकी वजह से एक पार्टी बिड करती है, एक ही कंपनी बिड करती है, तो ये टेंडर निरस्त करना पड़ता है। और इसके बाद 2016 में फिर से टेंडर इश्यू होता है, पर इस बार कोई पार्टी बिड नहीं करती है क्योंकि सबको पता है कि टेंडर निरस्त होता है तो खामखा क्यों हम ईएमडी का पैसा वेस्ट करें, हम इससे ज्यादा अच्छा है कि हम इससे ऊपर इंटरेस्ट ले या कहीं और इन्वेस्ट करें। और इसके बाद क्या होता है कि नितिन गडकरी जी को ये पूरा परिवहन मंत्रालय दिया जाता है और उन्होंने ध्यान से इस पूरे टेंडर के मसले को देखा, ये प्रोजेक्ट को देखा और उन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जहां पे इरिगेशन, रोड, हाइड्रो टनल के पूरे इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बुलाया और उनसे सलाह मशवरा लिया गया, उनसे बातचीत की गई कि क्यों इंडियन कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। और उसके बाद उन्होंने एक मेजर चेंजेस किया टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन कंपनीज भी इसके अंदर क्वालिफाई कर पाई और इसको पूरी मेक इन इंडिया के तहत ये इनिशिएटिव के अंदर इसको लाया गया और इंडियन कंपनी को अवार्ड किया गया। 2018 में इसके बाद पीएम का विजिट होता है और नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये चीज बताया कि हम यहाँ पे ये टनल कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2022-23 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये लोगों के लिए आम हो जाएगा। पर क्या होता है, वहां पे ILNFS का क्राइसिस हो जाता है और ये क्राइसिस की वजह से क्या होता है, ये टेंडर फिर से निरस्त करना पड़ता है और फिर 2020 में इसका टेंडर फिर से इश्यू किया जाता है और तब जाके इसको अवार्ड किया जाता है। तो ये मिला है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। ये देखिए मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट लिमिटेड कहां पे बिलोंग करता है, ये हैदराबाद में बिलोंग करता है, हैदराबाद का बेस कंपनी है। और ये पूरा जो टेंडर है ये पीपीपी से शिफ्ट करके किसके ऊपर लिया गया, ईपीसी पे, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करके ये गवर्नमेंट को वापस देना है। और इसका डेडलाइन कब है, ये 2024 को ये पूरा टेंडर, ये पूरा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाना चाहिए। ये किसको हैंड ओवर करेंगे, NHIDCL को, यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ये नाम याद रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है जिसको ये टेंडर, ये प्रोजेक्ट पूरा बनके इसको हैंड ओवर दिया जाएगा और इसका पूरा मॉनिटरिंग भी यही कंपनी करेगी, यही गवर्नमेंट की बॉडी करेगी। तो ये सारा प्रोजेक्ट इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। देखिए अब डिस्कस करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में कि ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा सोनमर्ग को द्रास से, जैसे मैंने पहले बताया। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट आ रहा है 6,809 करोड़। हालांकि जब बन के रेडी होगा तभी एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा, पर अभी के लिए ये याद रखना 6,809 करोड़ है, शायद एग्जाम में आ जाए। अब ये टनल का लेंथ क्या है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन देंगे 14.15 किलोमीटर, 15.15 किलोमीटर, 14.16 किलोमीटर, तब आपको पता होना चाहिए कि 14.15 किलोमीटर ये टनल का पूरा
लेंथ है। जब ये बन के रेडी होगा तब ये सबसे बड़ी कौन सी कैटेगरी में आएगा? एशिया का सबसे बड़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा होगा, आसियान में सबसे बड़ा होगा, तो ये एशिया का सबसे लंबा टनल होगा। तो ये आप याद रखिए। इसके साथ साथ इसका डेडलाइन, जब ये बन के रेडी करना है, इसको 72 मंथ्स में बना के रेडी करना है। और इसके साथ साथ बनेगा अप्रोच रोड। ये 18 किलोमीटर लंबा है, याद रखना। 18, 19, 20, 21 ऐसा आ सकता है। और आपको सिलेक्ट करना है 18 महीने, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा ये पूरा अप्रोच रोड होगा। और 30 मंथ्स में इसको बना के रेडी करना है। अब यहाँ पे जो स्पीड लिमिट होगा वो 80 किलोमीटर पर आवर का होगा। अभी जो ट्रैवल टाइम है, जब आप जोजी दर्रे को पास कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल टाइम रहता है 3 से 4 घंटे के आसपास। पर जब ये टनल बन के रेडी होगा तो सिर्फ 15 मिनट में आप ये टनल को पूरा क्रॉस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जब आप ये समय बचाते हैं, तो इसके साथ साथ क्या बचाते हैं? ट्रैवलिंग के साथ फ्यूल बचाते हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ्यूल पर डे बचेगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 20 साल के आसपास में ये पूरा प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैलकुलेशन लगते हैं, डीपीआर में भी ये सब चीज डिस्कस होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉल्यूशन बचेगा। पॉल्यूशन कम होगा तो एनवायरमेंट को भी हेल्प होगा, और वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बच के रहेगा, वो ऐसे सलामत रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए। कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आगे डिस्कस करेंगे। बिग अचीवमेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ एशिया, जैसे मैंने आगे बता दिया है। अब जब ये टनल का पूरा प्रपोजल रखा गया था, टेंडर को इश्यू किया गया था जब इनिशियली, तब इसका कॉस्ट था 10,500 करोड़ से कुछ 11,000 करोड़ के बीच में। और जब ये पूरा मंत्रालय नितिन गडकरी जी के हाथ में आया, तब इसमें उन्होंने पूरे 4,000 करोड़ की बचत कर दी। कैसे कर दी? तो इसके अंदर दिखे कि बहुत सारा इसको रिवाइज किया गया है, इसके अंदर बहुत सारे अपडेट भी किए गए हैं। कि जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे दिखा गया कि पैरेलल इमरजेंसी टनल, यहाँ पे पैरेलल इमरजेंसी टनल होता है। अगर कुछ हादसा हो जाता है, इमरजेंसी होता है, तो वहां पे पैरेलल इमरजेंसी टनल होता है जहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पैरेलल टनल है उसको उन्होंने अवॉइड किया है। उनका कहना है कि भारत एक गरीब कंट्री है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च करें। इसकी जगह पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? यहाँ पे इन्होंने विश्वास किया है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे। और इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 500 करोड़ उन्होंने कैसे बचाए। जब टनल में विस्फोट किए जाएंगे, जब ब्लास्ट होगा, तब निकलेगा क्या? पत्थर निकलेगा। और वो पत्थर को यूज करेंगे अप्रोच रोड के कंस्ट्रक्शन में, और उससे वो बचाएंगे कुछ 500 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से कुछ 4,000 करोड़ रुपए, उनका कहना है कि 4,000 करोड़ रुपए बचेंगे और उससे बेनिफिट होगा इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो इसी वजह से ये 6,809 करोड़ में बन के रेडी होगा अभी के लिए। और मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने पैसे बचाए हो। मैंने यही देखा है कि गवर्नमेंट के टेंडर लगते हैं, कुछ 100 करोड़ में होते हैं, और कंप्लीट होते होते वो 500 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखते हैं कि ये कितने रुपए में ये पूरा टेंडर बन के रेडी होगा।